गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी जो यूनिट है वो केमिकल काइनेटिक्स जारी है और केमिकल काइनेटिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इस तरह से डिफाइन की जा सकती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which collide simultaneously to bring about a reaction is called molecularity। यानी कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो एक साथ जब कोलाइड होते हैं, उसको संपन्न करने के लिए, उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, तो उसको हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब जो मोलिकुलरिटी है वो 1 हो सकती है, यदि 1 है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यदि मोलिकुलरिटी 2 है तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, यदि मोलिकुलरिटी 3 है तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं मैंने लिखा है। और मैं आपको आगे बता दूं कि जो मोलिकुलरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो है मोर देन 3 और 4, मोर देन 3 अगर रिएक्टेंट है तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड नहीं हो कर सकते। तो यहां मैंने लिखा है, देख लें आप, बट इट कैन नेवर बी मोर देन 3 बिकॉज प्रैक्टिकली simultaneous collision between 4 and more particle is not possible। तो इस तरह से 3 से ज्यादा अगर पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट के तो वो कोलाइड नहीं कर सकते। तो मोलिकुलरिटी मैक्सिमम जो है वो 3 हो सकती है। अब यहां पर एग्जांपल है मोलिकुलरिटी का पहला, डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2। O2 और F2 का जब डिकम्पोजिशन हुआ तो यहां आप देख रहे होंगे कि एक ही रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट है तो मोलिकुलरिटी 1 है और ये जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट जो है डिसोसिएशन ऑफ HI। डिसोसिएशन ऑफ HI में जब हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी, 2HI टू फॉर्म H2 एंड प्लस I2। अब यहां आप देख रहे होंगे कि यहां पर 2 रिएक्टेंट है तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 है और ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2। अब इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे तो कुछ इस तरह लिखी जाएगी, 2NO प्लस O2 टू फॉर्म 2NO2। अब यहां आप देख रहे होंगे कि 2 NO के मोलिक्यूल और एक O2 का, तो 3 जो है रिएक्टेंट है और 3 रिएक्टेंट जो मोलिकुलरिटी 3 हो गई और ये ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि सिंपल रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में पूरी हो जाती है, उनको हम सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। और सिंपल रिएक्शन के लिए मैं बता दूं कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी और आर इक्वल। जो सिंपल रिएक्शन होती है उसके लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जो है इक्वल होता है। यदि ऑर्डर 2 है तो मोलिकुलरिटी भी 2 है, ऑर्डर 3 है तो मोलिकुलरिटी भी 3 है। तो नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नाम से पता लगता है, जैसा कि ऊपर बताया मैंने सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स है। वो सिंपल रिएक्शन वो एक स्टेप में पूरी हो गई, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो क्या है एक स्टेप में पूरी नहीं होती, उसको पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 2 या 3 स्टेप की जरूरत होती है। तो ऐसे उसको रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, दीज आर रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स। मैंने अभी आपको बताया कि जिसको कंप्लीट होने में 2 या 3 स्टेप की जरूरत हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं।
तो इसी तरह डिफाइन कर रखा है कि विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, सच रिएक्शन प्रोसीड इन टू और मोर स्टेप्स, ईच स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। अब उसके जो 2 या 3 स्टेप होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, तो उसमें जो स्टेप है प्रत्येक हर एक स्टेप को हम एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ये रिएक्शन दी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब यहां आप देख रहे होंगे 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव टू फॉर्म 3Br2 प्लस 3H2O। एक ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 12 आयंस हैं, 5 Br नेगेटिव के, एक ये 6 और 6H पॉजिटिव 12। तो 12 आयंस है यहां पर, और 12 के 12 आयन जो है एक साथ कोलाइड नहीं हो सकते। ऊपर हमने मॉलिक्यूलरिटी में बोला था कि तो 12 आयन जब कोलाइड नहीं हो सकते तो इनको कोलाइड होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए क्या है, 1 या 2 या 3 स्टेप चाहिए। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसको कंप्लीट होने में मोर देन 2 और 3 स्टेप्स की जरूरत होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अभी आपको बताया गया कि आयंस यदि ज्यादा है तो वो एक साथ जो है कोलाइड नहीं कर सकते, और रिएक्शन जो है वो 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो उस जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जो होता है स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2N2O5 टू फॉर्म 4NO2 प्लस O2। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये हमने यहां पर एक स्टेप पे लिख दी, लेकिन ये जो है 2 स्टेप्स पे कंप्लीट होती है। अब इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप आप देख रहे हैं कि N2O5 का एक मॉलिक्यूल, N2O5 का जो पहला मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, वो डिकम्पोज होता है NO2 प्लस NO3 में, और ये एक स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप मैंने आपको पहले शुरू में रेट लॉ में बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम स्लो स्टेप को डिटरमाइन करके निकाल कर सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। यहां पर ये जो रेट है इस पहले स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो स्टेप है, दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल, जो सेकंड मॉलिक्यूल है N2O5 का, वो जो फर्स्ट स्टेप में NO3 मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट हुआ, और ये फास्ट रिएक्शन है, एकदम से संपर्क हो जाती है, एकदम से रिएक्ट हो जाता है। तो ये मिलके 3NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप यहां देख रहे होंगे कि जो एक NO2 तो ये था यहां पर ऊपर फर्स्ट स्टेप में, और 3 NO2 यहां बने, तो 4 NO2 बन गए, और 4 NO2 स्टेप के अंदर यहां पर है। और जो ये NO3 यहां पर बना था, ये NO3 यहां पर कंज्यूम हो गया। तो इसलिए जो इसमें जो अनरिएक्ट बचा था वो NO2 एक तो ये बचा था, और इसमें 3 मॉलिक्यूल NO2 के यहां हो गए, तो 4 मॉलिक्यूल हो गए। 4 मॉलिक्यूल यहां पर NO2 के हो रहे हैं, और अगला है O2, ये O2 है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और जो पहला स्टेप मैंने आपको लिखा जी स्लो स्टेप है। अब यहां पर आप ये भी देख रहे होंगे कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के मतलब एक रिएक्टेंट है जो इसमें रिएक्ट कर रहा है, और दूसरी जो है बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यहां पर 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है तो बाइमोलिकुलर। और ओवरऑल जो रिएक्शन है
वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, एक तो ये और ये जो, और स्लो स्टेप तो ऑर्डर जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी ये। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है इसका, एक दूसरा एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन होता है, ये हमने यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी उसकी पहले, 2H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम एंड I नेगेटिव आयन टू फॉर्म 2H2O प्लस O2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसका रेट अगर लिखते हैं इस इक्वेशन का, तो रेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव आयन। तो ये यहां पर जो रिएक्टेंट दो है, तो रिएक्टेंट दो है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 1 है, इसकी जो रिएक्टेंट है इसकी पावर रेज टू पावर 1 है, आयोडीन जो I नेगेटिव है उसकी रेज टू पावर 1 है। तो इस तरह से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव आयन 1 है, तो ऑर्डर जो है 1 + 1 2 हो जाएगा। और अगर इस रिएक्शन के स्टेप देखें, तो पहला स्टेप कुछ इस तरह से है, देखो जो पहला स्टेप में H2O2 पहला मॉलिक्यूल H2O2 का I नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में ये फॉर्म करता है H2O प्लस IO नेगेटिव। IO नेगेटिव को हम हाइपोआयोडाइट आयन कहते हैं, हाइपोआयोडाइट आयन बोलते हैं। ये पहला जो स्टेप है स्लो स्टेप है। और फिर बता दूं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, हम स्लो स्टेप से ही रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, अब जो H2O2 का पहला मॉलिक्यूल तो यहां कंज्यूम हुआ, इसने कन्वर्ट किया, दूसरा मॉलिक्यूल H2O2 का इस जो पहले स्टेप में हाइपोआयोडाइट आयन थे उनके साथ रिएक्ट हुआ, और फर्स्ट स्टेप है तो वो H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये IO नेगेटिव आयन तो यहां जो बने थे यहां कंज्यूम हो गए, और यहां जो I नेगेटिव आयन जो कंज्यूम हुए थे वो दोबारा रीजनरेट हो गए यहां पर, तो यहां कंज्यूम हुए दोबारा रीजनरेट हो गए, ये यहां जो बने थे यहां कंज्यूम हो गए। तो क्या बना, H2O2 जो है एक मॉलिक्यूल तो ये H2O का, एक मॉलिक्यूल ये H2O का, दो मॉलिक्यूल ये थे, और O2 ये O2 रहा। इस तरह से जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। अब जो ये रेट है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव आयन। तो ये जो रेट हमने लिखा है, ये हमने हमेशा जो रिएक्शन में स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के अनुसार लिखना है। तो यहां पर जो स्लो स्टेप है हमारा, इसमें हमारे पास ये दो रिएक्टेंट है, तो इन दो रिएक्टेंट के अनुसार हमने लिखा रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव आयन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में हम जो है एक रिएक्शन ले लेते हैं, AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। उसके लिए रेट लिखना हमने, तो रेट कुछ इस तरह से लिखेंगे। इस रिएक्शन के लिए हमने रेट लिखा तो इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस dR/dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर बीटा। इसको हम, ये जो रिएक्शन रेट हमने लिखा है इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, और ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ये कन्वीनियंट नहीं होती। किसके लिए कन्वीनियंट नहीं होती? टू डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम इस रिएक्शन को जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किसके लिए? रेट लॉ के लिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर लिखते हैं। तो इंटीग्रेट जीरो ऑर्डर के लिए हमने किया
इस इक्वेशन को तो इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हुई वो इस तरह से लिखी जाएगी माइनस डी अपॉन डी टी या के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो। ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो जीरो ऑर्डर के लिए डीए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, इस तरह से हो जाएगा ये इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड से, बोथ साइड से जब इस इक्वेशन 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर इस तरह से लिखी जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये इंटीग्रेट होगी। और इंटीग्रेट में आपने मैथ में यहां जो आई है यहां पर वो आई जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहां पर हम केमिस्ट्री में इसको आई से डिनोट करते हैं और मैथ में आप इसको स्मॉल सी से लिखते हैं। इंटीग्रेशन में आपने किया होगा स्मॉल सी, वही सेम है बिल्कुल, वहां पर आपने स्मॉल सी से डिनोट किया है और यहां केमिस्ट्री के अंदर आप इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो आई जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। अब टाइम टी अगर जीरो है, हमने टाइम को जीरो कर दिया, टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो जो कंसंट्रेशन जो ए है उस ए की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो, टी का हमने जीरो कर दिया प्लस आई, तो क्या होगा जो आई है वो ए नॉट के इक्वल हो जाएगा और ये इक्वेशन जो है 3 हो जाएगी, इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। अब इस आई की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर दी, तो आई की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट अप करी जब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड, तो ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, और यहां से आ जाएगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी और के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1 बाई टी ए नॉट माइनस ए। ये जो इक्वेशन है ये आपने याद रखनी है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको डिफाइन किया जा सकता है इस तरह से कुछ, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड, यानी कि एक टाइम जिसपे आधा सब्सटेंस जो है रिएक्ट हो चुका है उसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। अब जब टाइम जो है टी इज इक्वल टू टी हाफ है जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, तो उस वक्त कंसंट्रेशन जो कितनी हो जाएगी A/2, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। अब इसको इस वैल्यू को हमने जो इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए निकाली है उसके अंदर पुटअप किया, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने निकाली थी अभी के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, इसमें इसको पुटअप किया वैल्यू को, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां से जो है टी हाफ की जो वैल्यू है हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू जो आएगी ए नॉट अपॉन 2 के आ जाएगी। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो आप यहां से ये जो वैल्यू ये टी हाफ की जो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू है ये आप अच्छी तरह याद कर ले, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। और अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्राफ, आप देख रहे होंगे कि हमने 3 ग्राफ प्लॉट किए हैं, वो किस तरह से ग्राफ आए हैं। ये जो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, इसको हमने कुछ चेंज कर दिया, इस तरह से लिखा ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हमने इसको लिख दिया ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब इस इक्वेशन को हमने जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है मैथ में उससे कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
और y जो है a है, ये कंसंट्रेशन, m जो है वो माइनस के स्लोप, तो स्लोप हो गया लाइक माइनस के, और x जो है वो t है टाइम, और जो c है इंटरसेप्ट वो a नोट है। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहां पर जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ में एक तरफ रेट है, दूसरी तरफ जो है हमने कंसंट्रेशन ली है, तो जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी हो तो वो रेट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जो थर्ड है, थर्ड में हमें अभी निकाला है यहां जो हाफ लाइफ पीरियड है ए नॉट अपॉन 2k, इस इक्वेशन से हमने लिख लिया टी हाफ बराबर है 1/2k ए नॉट प्लस 0। अब इसी इक्वेशन को हमने जो मैथ में आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन करते हैं उससे कंपेयर किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y क्या है यहां पर टी हाफ, ये टी हाफ है, m क्या है 1/2k, तो स्लोप जो क्या हो जाएगा 1/2k हो जाएगा। x क्या है ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, और c यहां पर इंटरसेप्ट है जो 0 है। तो इस तरह से ये 0 से स्लोप जो है 1/2k और स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर के लिए की है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें जब टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0, तो रिएक्टेंट जो A और प्रोडक्ट जो है वो 0 है, यानी कि टाइम t0 पे रिएक्टेंट A है तो प्रोडक्ट 0 है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब टाइम जब जैसे ही टाइम को हमने t किया, t इज इक्वल टू टाइम जो है t हुआ, तो जो A रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी A माइनस एक्स, क्योंकि इसमें से x टूट गया तो प्रोडक्ट कितने बढ़ जाएंगे x बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स रेज टू पावर 1। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं हम, चेंज करके dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इस इक्वेशन का दोनों साइड हमने इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पे क्या हुआ, जब इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन को तो ये इस तरह से लिखी जाएगी ln 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई जो आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 है। अब ये वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में तो क्या होगा, माइनस ln a माइनस 0, एक्स की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू k इंटू 0, t जो है 0 है, प्लस i। तो यहां से i आ जाएगा, इस इक्वेशन को सोल्व किया तो i इज इक्वल टू माइनस ln a, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब जो i की वैल्यू आई थी यहां पर i इज इक्वल टू माइनस ln a, इसको इक्वेशन 2 में पुटअप कर दिया, तो इक्वेशन 2 में पुटअप करने पे क्या हुआ, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln a, ये हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो के टी हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, और के टी इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस ln को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमने इस नेचुरल लॉग को
ln को log में कन्वर्ट कर दिया, तो log में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो k हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये जो है रेट कांस्टेंट आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ये जो वैल्यू है k की, इसको आप अच्छी तरह से याद कर ले। ये फर्स्ट ऑर्डर की जो न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें ये इक्वेशन जो है पुट अप करेंगे और उस इक्वेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल सोल्व होगा। अब इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे होगा, तो ये यहां पर जो हमारा है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम t पे जो कंसंट्रेशन a माइनस एक्स थी हमने उसको a से लिख दिया, तो a नॉट अपॉन a, और जब कंसंट्रेशन हाफ है, टाइम जो 1/t है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a नॉट अपॉन a नॉट इंटू 2। इसकी वैल्यू को हमने, ये वैल्यू जो है यहां पुटअप कर दी, तो पुटअप करने से a नॉट से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन टी हाफ log 2, और log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है, उसे मल्टीप्लाई किया तो k हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ। तो इसको सोल्व किया तो 0.693 अपॉन टी हाफ आ गया। तो टी हाफ कितना हो गया, हाफ लाइफ पीरियड कितना हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के हो गया। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुने, देखें और समझें। न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड is 99.9%. Reaction is about 10 times the time required to complete 50% reaction. यानी कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम टी हाफ का 10 टाइम्स है, वो हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने मान लिया फर्स्ट केस में कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100% है, 100 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने 100 मान लिया। तो जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होगी तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, तो 100 में से माइनस कर दिया हमने, 100 माइनस 99.9, तो जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a। इसको हमने ऐसे लिख लिया, t को हम उधर ले गए, t और t है जो टाइम जो लगता है कितने 99% रिएक्शन में, तो t इज इक्वल टू हमने इसको ऐसे उल्टा करके लिख दिया 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 100 को किया है और जो a की वैल्यू आई है ये इसमें माइनस करके तो यहां पुट अप कर दी। तो इस तरह से t 90.9% इज इक्वल टू, इसको सोल्व किया तो 2.303 के लॉग 10⁻³ हो गया। इसको आगे और सोल्व किया हमने तो जो t 99.9% है वो उसकी वैल्यू जो है 6.909 अपॉन के आ जाएगी। इसी तरह सेकंड केस में सेम उसी तरह बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी तो 100 में से 50 कर दिया तो 50 बच गया। इसी तरह से उसी फार्मूले के अनुसार
T50 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 50 इनिशियल, ये 100 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है और उसमें से 50% कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन, तो उसके हाफ टी हाफ में उसमें 50 बच गया, तो इस तरह से 100/50 कर दिया यहां पर। तो टी 50% जब इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 2, और इसको log 2 की वैल्यू को यहां पुटअप किया तो टी जो 50 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। अब दोनों को जो हमारी टी 99.9 की जो वैल्यू आई है और टी 50 की जो वैल्यू आई है, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर टी 99.9% अपॉन टी 50 इज इक्वल टू 6.909 अपॉन के, तो इसका के ऊपर चला जाएगा इस तरह से और 0.693 हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स आता है। तो टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी 50, वही हमने प्रूव करना है कि 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% रिएक्शन। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल है, और ये जो न्यूमेरिकल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एनसीईआरटी बुक से करना है सभी जितने भी हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम भी आती है उनमें तो आप फोन कर लें, कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो देखें नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% completes in 20 minutes, calculate the time required to complete 60% रिएक्शन। हमने टाइम रिक्वायर्ड जो है 60% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो दिया है टी 40% जो रिएक्शन है 40% रिएक्शन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, तो ये उसकी वैल्यू दी है और हमने मान लिया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100% है। तो जब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाएगी तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, ए कितना बचेगा 100 माइनस 40 60, तो कंसंट्रेशन 60 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, इसमें वैल्यू पुट अप कर दी हमने। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 40% है, लॉग ए नॉट की वैल्यू 100 है और ए की वैल्यू जो है 60 है। ये वैल्यू पुट अप कर दी, तो वैल्यू पुट अप करी तो इसको यहां से 0 से 0 कट जाता है, इसको हमने ऐसे लिखा आगे सोल्व किया। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 40 की वैल्यू जो है 20 है, तो 20 पुट अप कर दिया और log 10 माइनस log 6। अब ये log 10 माइनस log 6 जो है log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब ये जो वैल्यू है या तो क्वेश्चन पेपर में log की जो वैल्यू आपने देखनी है या तो क्वेश्चन पेपर में दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको log टेबल प्रोवाइड की जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो K है हमारा रेट कांस्टेंट, इसको सोल्व करेंगे तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से 0.02554 पर मिनट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब हमने निकालना टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60% रिएक्शन। तो टाइम निकालना हमने ए नोट को हमने 100 मानना है और रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई टू कंप्लीट 60% रिएक्शन। तो ए जब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो 60% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 100 माइनस 60 40 हो जाएगी। उसी तरह उसी फार्मूले में ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, इसको मैंने उल्टा ऐसे टी को इधर ले आए K को नीचे कर दिया, तो T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। वैल्यू पुट अप करी हमने, क्योंकि ये निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60% रिएक्शन,
इसलिए जो है टाइम रिक्वायर्ड 60% रिएक्शन के लिए है। तो ये के की वैल्यू हमने भी निकाली है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये हमें 2.303 अपॉन 0.02554 लॉग ए नोट हमारा 100 है और ए की वैल्यू जो 40 है, 100 अपॉन 40 हो गया। इसको सोल्व किया तो सोल्व सेम उसी तरह ये 0 से 0 कट जाएगी और जो वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन 0.02554 लॉग 10 माइनस लॉग 4। सेम जैसे हमने ऊपर किया था, इसी प्रॉपर्टी जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, उसी तरह उसी सेम उस मैनर में सेम वे में यहां पर तो लॉग जो 60% है टाइम जो 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा वो आ जाएगा हमारा। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 27.86 मिनट। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज लाइफ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स इफ द ओरिजिनल concentration is 50 into 10⁻² mole per liter. Calculate concentration remaining after 60 minutes. यानी कि कंसंट्रेशन हमें निकालनी है जो रिमेनिंग है आफ्टर 60 मिनट्स, 60 मिनट के बाद जितनी कंसंट्रेशन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब इस न्यूमेरिकल को करने के दो मेथड है। एक मेथड तो हम जैसे पहले करते आए हैं उसी तरह से कर सकते हैं, जिसमें आपने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि ये फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके T की वैल्यू जो है 20 है और इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और हाफ जो है वो 50 है। तो यहां इसको वैल्यू पुट अप करके K की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी तो हम कंसंट्रेशन वहां से निकाल सकते हैं। तो उसी के अनुसार उसी फार्मूले में K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A। यहां से K की वैल्यू हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहां से इससे आ जाएगी तो यहां वैल्यू पुट अप कर देंगे और जो T है, T जो है 60 है इसमें दिया हुआ है, तो वहां पर T की वैल्यू 60 करके और log A नोट अपॉन A, तो A नोट जो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानना है तो हम यहां से जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लंबा मेथड है और इसमें कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा छोटा एक मेथड और है जो थोड़ा इजी भी है, उसको आप कर सकते हैं। तो यहां पर T जो है हाफ 20 मिनट्स दिया है। अब टिल 60 मिनट्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, तो 60 मिनट तक नंबर ऑफ हाफ लाइफ बनेंगे वो 60/20 3 हाफ लाइव हो जाएंगे। अब ये जब मल्टीपल में हो 20 का मल्टीपल है जैसे 60 है या 80 है या 100 है, तो इस तरह अगर दिया हो तो हम ये मेथड से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 50 दिया होता तो 50 में अगर हम इसको निकालते तो 2.5 में आता है, थोड़ा वहां 2.5 जब यहां करते तो उसकी मल्टीपल करके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती, इसलिए इसको जब मल्टीपल में हो 20 का तो हम इस मेथड से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे 3 आ गए, उसके बाद आफ्टर एवरी हाफ लाइफ, जैसा हमें पता है कि एवरी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, तो सो आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो हमने ऊपर निकाले 3 हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन विल बी रिड्यूस टू 1/2⁻³ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब ये 2⁻³ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा? अब मान लो कंसंट्रेशन A है तो कंसंट्रेशन जब पहला हाफ लाइफ हुआ तो कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन 1/2 हो जाएगी।
पहले 20 मिनट्स में, और हमें पता है कि आफ्टर एवरी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। अब पहले जो 20 मिनट्स थे, फर्स्ट 20 मिनट्स में जो ए का हाफ कंसंट्रेशन हाफ रहेगी, अगले 20 मिनट्स में क्या होगा, जितनी कंसंट्रेशन हाफ थी उसकी फिर हाफ हो जाएगी, और फिर अगले 20 मिनट्स में जितनी कंसंट्रेशन बच गई थी यहां पर उसकी फिर हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से यहां 2⁻³ हो जाएगा, और 2⁻³ करके हम तो कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर 60 मिनट्स। तो कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर 60 मिनट्स हमने जो 1/2⁻³ इंटू ये दी है जो 50 इंटू 10⁻² इनिशियल कंसंट्रेशन, ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई किया और इसको कैलकुलेट किया, तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। अब जो है आपको सभी को कंसेप्ट का पता चल गया होगा, और सारे कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।